नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज के वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे, वो ईपीएफओ पे बात करेंगे। ईपीएफओ पे मैंने आपके दो वीडियो मैक्सिमम बनाए थे, जिसके ऊपर एक था पेंसिल के ऊपर, दूसरा हमारा था जो ईपीएफओ पे था। ईपीएफओ में हमने देखा था कि कर्मचारी और नियोक्ता शेयर होता है, वो अपना होता है 15.67 का, जिसके अंदर हमने देखा था कि उस पर भी अगर कोई 4 साल में पीएफ निकलवाता है तो उस पर 10% का टीडीएस और जो इसका इंटरेस्ट था वो 8.25 का उसी आधार पर बनाया था। और उस पर कुछ कॉमेंट आए थे कि अगर कोई 5 साल ना निकलवाए तो उसको पूरा नहीं मिल जाता है। तो मैं आपको उसी उदाहरण पे एक वीडियो और बना रहा हूँ, जिसके आधार पे आप आसानी से समझ जाओगे कि अपने को क्यों निकलवाना पड़ता है। किसी को कोई शौक नहीं होता है पैसे निकलवाने का, हर कोई चाहता है कि मेरा पैसा कुछ ना कुछ मेरे पास प्रॉफिट हो, लेकिन मजबूरी में निकालना पड़ता है उसी के आधार पे। और दूसरा हम पेंसिल पे भी देखेंगे। पेंसिल के ऊपर एक वीडियो आया था जिसके ऊपर अपने कमेंट आया था, उसमें बोला था कि हमारे को जो पेंशन मिलती है उस पर 5 लाख से कम सैलरी होती है तो हमारे टैक्स नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपकी टैक्स नहीं लगता है। मैंने किस आधार पे वीडियो बनाया था उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने कहा जो कंपनी को 18% जीएसटी लगती है ना अपने जो टोटल प्रॉफिट पे, वो कंपनी कोई घर से नहीं देती है, कंपनी अपने से ही पैसे निकाल के देती है। तो वो टैक्स, मान लो कोई वस्तु है आज अगर कहीं पे बनी है, वो 100 रुपये की है, उसको आप जब दुकान पे खरीदने जाओगे ना किसी स्टोर पे, तो उसको ऊपर एक लिखा होगा मैक्सिमम रेट ऑल ऑफ टैक्स, यानी कि इसका टोटल टैक्स इसके अंदर लगने के बाद में इसकी वैल्यू ये है। और आपको उसके प्रिंट रेट के हिसाब से मिलती है। वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ता है, कोई कंपनी टैक्स पे नहीं करती है। कंपनी अपनी प्रॉफिट में टैक्स पे करती है। जैसे किसी कंपनी को 1 साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो वो अपना प्रॉफिट उस पर टैक्स पे करती है। और जो दूसरा अदर टैक्स लगता है, चार्ज लगते हैं, वो टोटल चार्ज अपने को देने होते हैं। उसी आधार पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और जो कमेंट किए थे वो मेरे को, उन्हीं को भी थोड़ा वीडियो गौर से देखना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और जो मैंने पीछे 2 वीडियो बनाया था उनमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने पहला वीडियो बनाया था ईपीएफओ पे। ईपीएफओ पे मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि 12% अपना खुद का होता है टोटल सैलरी का। 15,000 रुपये मैंने सैलरी मानी थी कि मैक्सिमम 15,000 रुपये सैलरी है, तो 12% इसका अपने 1800 रुपये जो कर्मचारी शेयर बोलते हैं वो करता है। और 3.67 ये होता है नियोक्ता शेयर। नियोक्ता शेयर के अंदर मतलब ये होता है कि कंपनी हमारे जमा करवाती है और ये अपने खुद का करता है। ये नियोक्ता शेयर और ये 8.33 ईपीएस का दोनों जोड़ के 12% ये कंपनी और सरकार करवाती है, जो ये प्रेजेंट टाइम में हम निकाल सकते हैं इसको, और इसको प्रेजेंट टाइम में निकाल सकते हैं। पीएफ को अपने नहीं निकाल सकते क्योंकि पीएफ का रीजन अलग होता है। अब मैंने आपको बताया था कि 5 साल से पहले 10% टीडीएस लगता है। 5 साल से पहले 10% टीडीएस लगता है। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट बताया था कि इंटरेस्ट और ब्याज है वो 8.25 का है साल का, लगभग अपने माने तो इसमें 60 पैसे के करीबन ब्याज होगा। अब टीडीएस 10% का एक रीजन बताया था कि 5 साल से पहले निकालोगे तो आपको टीडीएस लगेगा। अब 4 साल के अंदर क्या होता है कि जैसे 4 साल आपने जॉब की, 4 साल क्यों जॉब करते हैं, क्योंकि कोई कंपनी होती है, किसी दूसरी कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको एम्प्लॉय देती है, तो वहाँ पे एक उनका जो टेंडर होता है, बोलते हैं टेंडर होता है, वो टेंडर होता है कि 10% प्रतिवर्ष से आपको इनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अब 4 साल के अंदर सैलरी बढ़ जाती है 40%। उसके बाद में एक सिस्टम होता है 5 साल। 5 साल के बाद में ग्रेजुएटी लगती है। ग्रेजुएटी का मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रेजुएटी होती क्या है। ग्रेजुएटी लगती है। ग्रेजुएटी के अंदर ये सिस्टम होता है कि आपकी जो सैलरी है वो 1.5 गुना बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पे 50% आपकी सैलरी बढ़ गई ना 5 साल के अंदर 50%, तो इसका 25% साथ में आपको बोनस के रूप में सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अब सैलरी यहाँ पे 75 से 80% के करीबन बढ़ जाती है। 75 से 80% के करीबन मैंने आपको बताया था 15,000 मानी 15,000 का अगर आप 80% निकालोगे ना तो लगभग यहाँ पे सैलरी 12,000 रुपये प्लस और हो जाएगी, ये 12,000 रुपये। फिर ये कितने में एम्प्लॉय मिलेंगे इनको, एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय 27,000 रुपये में मिलेंगे, 27,000 रुपये 5 साल में। इसलिए 4 साल बाद इस कंपनी को टेंडर हटा दिया जाता है और एक नई कंपनी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब नई कंपनी आती है तो जो कंपनी आगे अपने जहाँ पे कार्य कर रहे हैं ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि इनको रेगुलर रखोगे तो कल को ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी सैलरी क्यों इंक्लूड नहीं हो रही है, इनको नहीं रखना है। पीछे से कॉन्टैक्ट होता है, इनको नहीं रखना है। फिर वो बोलते हैं कि आपको 3 महीने या 6 महीने तक हम नहीं रख सकते, हम इसकी जगह नए एम्प्लॉय रखेंगे कोई दूसरे आदमी। तो वो 3 से 6 महीने बेरोजगार व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास में पैसे नहीं। आज 15,000 रुपये सैलरी कमाने वाले का टाइम पास बड़ी मुश्किल से होता है। ये भी एक समझने का रीजन है। एक फैमिली के अंदर एक व्यक्ति कमा रहा है और 4 उसके घर पे बच्चे हैं और है, स्कूल भी जाते हैं, घर का भी है, कुछ खर्च वगैरह होता है, तो बड़ी मुश्किल से 15,000 में टाइम पास होता है। महंगाई दर देखें ना तो महंगाई दर आज के टाइम में, जिस महंगाई दर के हिसाब से अगर बात करें ना, तो एक व्यक्ति की कम से कम 25,000 रुपये सैलरी हो तब जाके उसका टाइम पास हो सके आराम से। अब मैंने आपको बताया था कि 5 साल में ग्रेजुएटी का भी आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे प्ले करूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा ईपीएस के बारे में बता देता हूँ। ईपीएस का भी मैंने आपको बताया था कि 15,000 रुपये सैलरी है,
उसका ईपीएस मैक्सिमम सरकार काटेगी वो 1250 रुपये काटेगी। सरकार ने इसी को आधार माना है कि हम 15,000 को आधार मानेंगे। अगर आपको पेंशन देनी पड़ेगी ना तो हम 15,000 को आधार मानेंगे, और लास्ट जो सैलरी होगी ना आपकी 5 साल की, शायद 15,000 को आधार मान के पेंशन देगी। वो भी मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति ने 15 साल काम किया और वो 36 साल की एज में अगर जॉब छोड़ दी, उसने पीएफ कटाना बंद कर दिया पेंशन देना, तो उसको 24 साल वेट करना पड़ेगा। और 24 साल बाद में जब उसको पेंशन की बारी आएगी तो 15,000 को गणना मानेगी। 15,000 को गणना किस प्रकार से मानता है वो भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे थोड़ा इंक्लूड कर देता हूँ कि किस प्रकार से कभी भी आपको पेंशन निकालनी हो कि मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी, तो आप 15,000 यहाँ पे, उसके बाद में आपने काम किया 15 साल यहाँ पे, और डिवाइड इसको 70 से कर लेना। आपका जो भी पेंशन होगा वो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिवाइड आप 70 से भाग 70 से कर लेना। 15,000 इंटू आपने जितने साल कार्य किया उतना साल, और डिवाइड करके 70 से कर लेना। नीचे जो भी रकम आएगी इसकी लगभग मेरे हिसाब से 3200 रुपये के आसपास आएगी, क्योंकि 15,000 का आपने डिवाइड करें तो 225 को 70 से डिवाइड कर दो आप, 70 से यही लगभग 3200 या 3300 रुपये आएगी। अब मेरे को बताओ कि 24 साल बाद अगर प्रति वर्ष 10% महंगाई दर बढ़ती है तो 24 साल में महंगाई दर 240% बढ़ जाएगी। एक वस्तु की वैल्यू आज 100 रुपये है, उसकी पेंशन की बारी आएगी ना तब तक उस वस्तु की वैल्यू 340 हो जाएगी। ये 340 रुपये उस वस्तु की वैल्यू हो जाएगी। आज के टाइम में ये 3200 रुपये उसके लिए वैल्यू रखते हैं। जब उसकी टाइम आएगा ना पेंशन का तो ये 3200 रुपये 1,000 रुपये के बराबर होंगे, क्योंकि आज जो सामान 1,000 रुपये में आता है ना फिर वो 3200 रुपये में आएगा। तो उसमें कौन सा ये सरकार भलाई का कार्य करेगी। और पेंशन का मैंने आपको बताया था टैक्स कंपनी पे 18% जीएसटी लगती है, और कंपनी कोई घर से नहीं देती है, वो आप में टैक्स में से निकाल के देती है, क्योंकि वो सरकार को दिखाती है। आज वेज रेट क्या है आपको पता है गवर्नमेंट का। मैं वेज रेट का थोड़ा आगे और एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि हमारे को किस प्रकार लॉस होता है। हमारा जो वेज रेट जो गवर्नमेंट जारी करती है कि इससे कम कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी को सैलरी कम नहीं दे सकती। वेज रेट क्या है 17,200 रुपये। आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना प्राइवेट जॉब मंथली सैलरी गवर्नमेंट रूल क्या है 17,200 रुपये। उसके बाद में 260 रुपये प्रति महीने आपको महंगाई भत्ता साथ में इंक्लूड करके देना पड़ेगा। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अकुशल और एक कुशल। अकुशल और कुशल का मतलब समझना। अकुशल का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम के प्रेशर होते हैं। प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है कि पहली बार किसी व्यक्ति को कोई जॉब कर रहा है, उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, उसको बोलते हैं अकुशल। और कुशल का मतलब क्या होता है जिसको 4 या 5 साल, जैसे मैंने जॉब की है। मैं फिलहाल पहले मैंने बैंक में जॉब की थी 4 साल, उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर जॉब की थी करीबन 18 महीने। उसके बाद मैंने राजस्थान जीके के अंदर लेक्चरर भी रहा था, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर मेरा अच्छा चला। और जीके के अंदर मैं सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और पॉलिटिकल 2 चीज़ पे सबसे मेरे पर्सनल जो सब्जेक्ट थे वही थे, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल में मैंने अच्छी खासी मेरी पकड़ भी थी, और मैंने अच्छा खासा लगभग 1 साल से मैंने पढ़ाया भी है। तो अब मेन चीज़ क्या है, कुशल है ना। कुशल वो होता है जो 4 साल से या 5 साल से आपको एक्सपीरियंस है कार्य का, तो उसकी सैलरी क्या है 21,740 रुपये। अब इनका एक सिस्टम और समझना, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन। जबकि गवर्नमेंट का रूल क्या है, गवर्नमेंट का रूल है ये सैलरी जो बता रहा हूँ ये 26 दिन की है। 26 दिन कि 4 संडे आपको अवकाश रखना पड़ेगा, अवकाश। लेकिन मैंने देखा है इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर चाहे कोई और कहीं पे भी जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसको 30 दिन कार्य करना पड़ता है। और 30 दिन की जो सैलरी दी जाती है ना वो सिर्फ 10 या 12,000 रुपये या ज़्यादा 15,000 रुपये सैलरी दी जाती है। 4 दिन की तो ये सैलरी ले गई है सबसे बड़ा। और दूसरा, सरकार की तरफ से प्राइवेट जॉब करने वाले के लिए 21 दिन अवकाश अलग से मिलता है। 21 दिन अवकाश ये अलग से मिलता है, ये भी अपने को नहीं मिलता है। 21 दिन के अवकाश की सैलरी भी अपने अगर एक छुट्टी भी रख लेते हैं उसकी भी सैलरी काट के देते हैं। और ये 4 दिन का अवकाश इसकी भी सैलरी अपने को नहीं मिलती है। और 17,200 इसमें भी नहीं मिलती है। अब जब कंपनी पीछे से कॉन्टैक्ट करती है किसी कंपनी से तो उनको पूरी सैलरी दिखाई जाती है। अब ये दिखाएंगे 17,460 रुपये, यानी किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए उसने हायर किया है 17,460 रुपये, प्लस कंपनी 10% अपना चार्ज दिखाएगी, 10% अपना चार्ज दिखाएगी। उसके बाद में ये लगभग 19,000 रुपये के करीबन ये दिखाएगी। उसके बाद में जो 4 दिन का है ना ये एक्स्ट्रा और लेगी उनसे। 4 दिन का अगर 17,000 का आपने निकाले ना तो करीबन 600 रुपये पर डे के हिसाब से 2400 रुपये ये और लेगी। अब टोटल ये लेगी 21,400 रुपये लेगी, 21,400 रुपये। अब ये क्या करती है, अपने को जब सैलरी देती है ना तो 12,000 रुपये, ये सबसे पहले क्या करती है 21,400 में से 24% माइनस करके देती है। 24% क्यों माइनस करके देती है, क्योंकि सबसे पहले अपना चार्ज दिखाती है कि हमारे इतना चार्ज लग गया।
अब चार्ज में भी वो क्या दिखाएगा, जीएसटी दिखाएगा, चार्ज के अंदर भी जीएसटी दिखा देगा, कंपनी को इतने है, वहाँ फलानी जगह हमारा एम्प्लॉय है, वहाँ हमारा एम्प्लॉय है, कंपनी की तरफ से जैसे कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है या कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है या कोई रखे तो 10 या 12 आदमी होंगे, लेकिन उस लिस्ट के अंदर 50 से 60 दिखा के वो चार्ज कर देगी 24%। जब इसका आप 24% घटाओगे ना तो करीबन करीबन मान के चलो 10 ये हो गए और लगभग यहाँ पे आपके 17,000 रुपये सैलरी बचती है, 17,000 रुपये। अब ये 17,000 में क्या बताएंगे, 17,000 में हम इनको पीएफ भी दे रहे हैं, हालांकि पीएफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है ना वो 3,000 रुपये टोटली मिलती है। अगर 3,000 पीएफ का आप निकालोगे ना तो लगभग 15,000 सैलरी पे ही आपको नहीं मिलती है, क्योंकि 15,000 का मैंने बताया था कि 3600 रुपये पीएफ होती है, वो सैलरी का आपको 13,000 के करीबन इस सैलरी का आपको पीएफ देगी। और आगे क्या दिखाएगी कि हम आपको इनको पीएफ देते हैं, वो 17,000 में वो भी काट लेगी और इसमें भी 5,000 रुपये आपको किसी भी प्रकार से लॉस करके यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम आपके अकाउंट में सैलरी डालेगी ना वो 12,000 रुपये डालेगी। अब मेरे को समझाने के लिए इतना ही था कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि महंगाई दर, ये टोटल महंगाई भत्ता जोड़ के आपकी सैलरी जो अकुशल मजदूर के लिए दिखाएगी ना वो 17,460 रुपये दिखाएगी। 10% इनको चार्ज मिलता है। उसके बाद में मैंने 4 दिन का रीजन बताया था, 24 रुपये ये भी लेती है, क्योंकि पीछे से कंपनी को अगर 30 दिन पूरे काम करने वाले मजदूर चाहिए ना तो वो 2400 रुपये उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। फिर आपका 21,400 रुपये होती है, ये 24% अपना टैक्स दिखा देती है। 24 की जगह कई बार 25-26 तक टैक्स दिखा देती है। उसके बाद में जो 17,000 बचती है ना इसमें ये पीएफ दिखाती है कि हम इनको पीएफ दे रहे हैं। हालांकि पीएफ आपको 3,000 रुपये अगर आपका कट्टा पीएफ अपना मैसेज आता है, अपने को पता है कि पीएफ टोटल सैलरी का 24% है। अगर आपका पीएफ जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है ना पीएफ उसी का ही कटता है, उससे अगर पीएफ नहीं कटता है। अगर सैलरी आपके अकाउंट में 3,000 रुपये, अगर पीएफ 3,000 रुपये कट रहे हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में 12 या 13,000 रुपये आएगी। अगर वो कंपनी को कटने के बाद में अगर 17,000 का पीएफ काटेगी ना तो मैंने 15,000 का 3600 रुपये बताया था, इसका 360 और 600 720 और कर लेना, 4200 रुपये अगर किसी व्यक्ति की पीएफ कटती है ना तो उसकी सैलरी 17,000 रुपये आ रही है। और मेरे को लगता नहीं कि 4200 रुपये, मैंने ऐसे व्यक्ति बहुत देखे। मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर अच्छी मेरी पकड़ भी थी और मैंने अच्छी तरीके से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट को पढ़ा था। 2 सब्जेक्ट को मैंने पढ़ने का रीजन क्या था कि हिस्ट्री पढ़ने से मुझे ये ज्ञान हुआ कि जिस व्यक्ति ने इस भारत के लिए कार्य किया ना उसको नीचे धकेल दिया गया, और जिस व्यक्ति ने इस भारत को टुकड़े करने की कोशिश की ना उसको आज हर व्यक्ति जेब में डाल के घूमता है। समझने वाले को इतना ही